हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रांच अकाउंट। लंबा चैप्टर है, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा लगेंगे, 3 4 से ऑलमोस्ट 5 क्लासेस लगेंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर, लेंदी है, कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। क्या क्या हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर में। पहला हम लोग समझेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच। ब्रांच होता क्या है, क्यों किया जाता है, देन टाइप्स ऑफ ब्रांच, कितने टाइप के ब्रांच होते हैं, और वेरियस अकाउंटिंग मेथड्स। ये 3 बेसिक टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है इस चैप्टर। तो ब्रांच क्या है, पहला है, तो व्हाट इज अ ब्रांच। तो बेसिकली ब्रांच इज ए सेक्शन ऑफ बिजनेस, ओके, एट डिफरेंट geographical location, at different geographical location, carrying on same business activity as carried on by the head office. Okay, so in simple terms में अगर हम कहें कि what is a branch, branch is an extension of the business at a different geographical location to do the same business activity which is done at the head office or the main business location. बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस क्या था आपका, आपने एक स्वीट शॉप ओपन किया। ओके, एक स्वीट शॉप ओपन किया अपने सिटी के अंदर, और आप वहाँ पे स्वीट्स और स्नैक्स सेल करते हैं, बना के खुद बनाते हैं और सेल करते हैं। और वो कुछ पीरियड के बाद, लेट से 2 4 1 1 2 साल में वो शॉप स्टैब्लिश शॉप हो गया और बहुत पॉपुलर हो गया आपके सिटी के अंदर। ठीक है, लोग जानने लगे आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करने लगा। लेकिन क्या होगा, लेट से 4 5 साल के बाद, डाउन द लाइन, 4 5 years डाउन द लाइन, सेम शॉप से आपको अपने बिजनेस में फर्दर ग्रोथ लाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखेगी। ग्रोथ हो सकता है होगा, बट वो बहुत नॉमिनल ग्रोथ होगा। लेकिन अगर आपको रैपिडली ग्रो करना है या फिर आपको ग्रो एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करना है, तो सेम शॉप से ग्रो करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कस्टमर मोर और लेस सेम हो गया होगा, सैचुरेट कर गया होगा और आसपास के लोग ही आएंगे। तो देन आप क्या करोगे, आपको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, क्योंकि आप सिटी के अंदर पॉपुलर हो। तो आप, और अगर कस्टमर आप चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने सिटी के ही अलग अलग पार्ट में अपना नया नया शॉप ओपन करोगे, है ना, और सेम प्रोडक्ट ही सेल करेंगे। सो आप सेम बिजनेस एक्टिविटी विच इज सेलिंग ऑफ स्वीट्स करोगे, आप अपने अलग अलग शॉप से। वो जो शॉप आप अलग अलग लोकेशंस पे, सेम सिटी में या फिर दूसरे सिटी में या फिर दूसरे स्टेट में जब आप ओपन करोगे, तो वो जो मेन शॉप था जो फर्स्ट आपने ओपन किया, लेट्स से उसको आपने हेड ऑफिस डिक्लेयर किया, तो ये सारे जो बाकी शॉप्स आप ओपन कर रहे हो, ये ब्रांच हो गए। ठीक है, सो ब्रांच इज बेसिकली अ ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस, सो दैट सो एज टू ग्रो द बिजनेस। जो आपको बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप सेम स्टैब्लिशमेंट से, सेम एक शॉप से आप बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू ग्रो द बिजनेस आप क्या करते हो, आप ब्रांचेस ओपन करते हो, सो दैट आप मोर एंड मोर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। ओके, नाउ ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच एंड मीनिंग ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच क्या है, इज ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस टू कैरी ऑन द सेम बिजनेस एक्टिविटी एज कैरिड ऑन बाय द हेड ऑफिस। सो फॉर अ ब्रांच, हेड ऑफिस इज मस्ट, HO इज मस्ट। ब्रांच के कॉन्सेप्ट में हेड ऑफिस का होना जरूरी है, जो कि जिससे कि हेड ऑफ ब्रांच इंटरैक्ट करेगा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल इन आपके केस में आपका जो मेन शॉप होगा वो आपका स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रोड्यूस करेगा और सारे शॉप्स बाकी ब्रांचेस को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वहां से सेल होगा। नाउ लेट्स से आपने जो अपना एबीसी स्वीट्स कॉर्नर ओपन किया, एबीसी स्वीट्स कॉर्नर, और ये ब्रांच, ये हेड ऑफिस था, ये मेन शॉप था, और ये जब बिजनेस क्लिक कर गया तो 4-5 साल के बाद आपने अपने बिजनेस को, अब आपको दिख रहा है कि इस शॉप से मेरा सेल और ग्रो नहीं कर सकता, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं कर सकता, तो आप 2-3 और लोकेशंस पे अपने सिटी में आपने ओपन किया, आपने ब्रांचेस ओपन किए और वहां से भी सेल करने लगे, तो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिलेगा। और लेट से आपका शॉप बहुत पॉपुलर, आपके प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो गए और धीरे धीरे आप अपने सिटी से बाहर निकले, दूसरे सिटी में गए, फिर दूसरे स्टेट में गए और आप पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गए, तो आप पैन इंडिया लेवल पे हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में हो, लाइक हल्दीराम है, एक जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे केस में, तो आप फॉरेन कंट्रीज में भी जाके आप ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि अकाउंटिंग या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट अकाउंटिंग बट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांच कितने तरह के हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रांच। तो एक हो सकता है डोमेस्टिक ब्रांच, इसी को इनलैंड ब्रांच भी कहते हैं। और दूसरा हो सकता है फॉरेन ब्रांच। ठीक है। सो ज्योग्राफिकल, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हो, इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो, तो वो डोमेस्टिक ब्रांच हो गया, और जब आप इंडियन ज्योग्राफी के बाहर चले गए, किसी दूसरे कंट्री में चले गए, तो वो फॉरेन ब्रांच हो जाता है। तो फ्रॉम ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रांच दो तरह के हो सकते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। नाउ अगेन, ये जो डोमेस्टिक ब्रांच है, नो, आपने ब्रांच बहुत सारे ओपन किए इंडिया में, अब सारे ब्रांचेस इक्वल सेल या इक्वल टर्नओवर पे नहीं चलेंगे। कुछ ब्रांच छोटे होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मीडियम साइज होंगे। सो वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, वेरियस साइजेस के ब्रांचेस हो गए, साइज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कोई कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कोई ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस कंट्रीब्यूशन जो आपको मिल रहा है ब्रांचेस से, आप अपना जो कंट्रोल होगा ब्रांच के ऊपर, वो भी उसी के रेशियो में आप उसको वैरी करोगे। जो छोटा ब्रांच है उस पर आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा, जो मीडियम साइज ब्रांच है उस पर भी कंट्रोल आप रखोगे, थोड़ा बहुत फ्रीडम उसको दोगे, फ्रीडम इन सेंस वो अपना ऑपरेशन कुछ कर सके। जो बड़ा ब्रांच होगा उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे, उसको आप इंडिपेंडेंस दोगे ब्रांच मैनेजर को कि तुम अपने हिसाब से ब्रांच चलाओ। ऑल दो सर्टन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होगा वो हमेशा हेड ऑफिस लेगा, जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, वो सारा चीज़। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ब्रांचेस एंड द ऑपरेशन ऑफ द ब्रांचेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ब्रांच का जो स्केल होगा उसके बेसिस पे अगेन ब्रांच कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू दो टाइप्स है। एक डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच। नाउ व्हाट इज अ डिपेंडेंट ब्रांच? डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच हो गया जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि वो ब्रांच बहुत छोटा होगा और इट इज़ नॉट वायबल कि आप उस ब्रांच में अपना सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। तो डिपेंडेंट ब्रांच वैसे ब्रांच होते हैं जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करता है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या हो गया? इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो अपना सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। दैट मीन्स वो ब्रांच थोड़ा बड़ा होगा और वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद ब खुद मेंटेन करेगा। तो डोमेस्टिक ब्रांच अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। और ये जो फॉरेन ब्रांच है ये ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। इसके इंडिपेंडेंट होने के बहुत सारे रीजन हैं। कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, बट ये इंडिपेंडेंट ही होगा क्योंकि ये दूसरी कंट्री में है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी होगा फ्रॉम डिफरेंट
इस कंपनी से। फॉर एग्जांपल आपकी एबीसी स्वीट्स कॉर्नर ही है, आप इंडिया में जब खोलोगे तो आप उसे एबीसी स्वीट्स कॉर्नर प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने यूएसए में ब्रांच ओपन किया तो वो जो एबीसी स्वीट्स कॉर्नर होगा वो एक सेपरेट एंटिटी होगा, क्योंकि उसे उस कंट्री के रूल्स एंड लॉज को कंप्लाई करना होगा और उस कंट्री के करेंसी में वो ट्रांजैक्शन करेगा, है ना। उसके कस्टमर अमेरिका में होंगे तो वो डॉलर्स में, और अगर उसको स्वीट्स बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट खरीदना है वो डॉलर में खरीदेगा, उसको जो सैलरी पे करना है वो डॉलर में पे करेगा। सो उसका रिपोर्टिंग करेंसी जो होगा वो बेसिकली डॉलर होगा और वो सारे ट्रांजैक्शन डॉलर में करेगा। सो ये ऑल टुगेदर अ सेपरेट एंटिटी ही होता है जो फॉरेन ब्रांच होता है, ठीक है। ये एक सेपरेट एंटिटी होता है, ऑल्दो 100% सब्सिडरी हो सकता है आपका, लेकिन ये एक सेपरेट एंटिटी होगा। और क्योंकि ये कंट्री के बाहर है तो इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा है या बड़ा है, डजेंट मैटर, इट विल ऑलवेज बी एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके, नाउ पहले हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो थ्रू इंडिपेंडेंट ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच, नाउ लेट्स से हमने कहा कि डोमेस्टिक ब्रांच भी दो तरह के हो सकते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। नाउ डिपेंडेंट ब्रांच क्या है? जिनका एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग हेड ऑफिस के कंट्रोल में है। हेड ऑफिस डिसाइड करता है कि ब्रांच का ऑपरेशन कैसे होगा। एक पार्ट तो ये हो गया कि ब्रांच में ऑपरेशन कैसे चलेगा, ठीक है, सेल कैसे होगा, ये सारा डिसीजन ऑपरेशन से रिलेटेड। और दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हेड ऑफिस मेंटेन करता है, उसे कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो अपना ऑपरेशन और अपना इंडिपेंडेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। नाउ बिजनेसेस कैसे डिसाइड करती है कि उसे कौन से ब्रांच को डिपेंडेंट करना है, कौन से ब्रांच को इंडिपेंडेंट करना है? तो इसका बेसिक एक ही क्राइटेरिया है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि एक ब्रांच को आपको डिपेंडेंट ट्रीट करना है या फिर इंडिपेंडेंट ट्रीट करना है। तो लेट अस टेक, हम लोगों ने जो अपना एग्जांपल लिया, ए बी सी स्वीट्स कॉर्नर आपने स्टार्ट किया अपने सिटी में। नाउ 5-6 साल के बाद आपको फील हुआ कि अब आप सेम शॉप से ग्रो नहीं कर सकते, तो आपने अब नए शॉप्स ओपन करने हैं अपने सिटी में। तो आपने अपने सिटी में डिसाइड किया कि मैं 3 नए शॉप ओपन करूँगा, आपने लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये जो शॉप्स 3 आप ओपन करोगे यही आपके लिए ब्रांच है और इसे आपने हेड ऑफिस डिक्लेयर किया, क्योंकि इसे सबसे बड़ा शॉप है, प्रोडक्शन यहीं होता है, आप यहीं बैठते हो, बाकी सारा बैक ऑफिस स्टाफ, अकाउंटिंग, एचआर और सारे लोग, सेल्स, मार्केटिंग, जितने भी टीम है सारे लोग हेड ऑफिस में ही बैठते हैं। तो इसको आपने हेड ऑफिस डिक्लेयर किया, ठीक है। इसको आपने हेड ऑफिस डिक्लेयर किया और ये सारे आपके लिए ब्रांचेस हो गए। तो लेट्स से ब्रांच ए, आपने 3 ब्रांच ओपन करने का सोचा, ये हो गया ब्रांच ए, ब्रांच बी एंड देन ब्रांच सी। नो, अभी आपको नहीं पता कि किससे कितना सेल मिलेगा, कहाँ पे कितना कस्टमर आएगा, सो आपको नहीं पता कि साइज क्या होगा, इनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, है ना। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो आपने क्या डिसाइड किया कि एक शॉप लेते हैं, आइडेंटिफाई किया आपने शॉप, 3 शॉप आइडेंटिफाई किया। आपने कहा कि हम एक शॉप लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेंड करते हैं, इन द सेंस कि हम अपना बोर्ड लगाते हैं, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग करते हैं और पैम्पलेट वगैरह अपने प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट हम ऑफर करेंगे कस्टमर को, पैम्पलेट लगाते हैं और एक स्टाफ को तीनों, एक स्टाफ तीनों ब्रांच में बिठा देते हैं। और ऑपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ? ऑपरेशन सिंपल वे में स्टार्ट हुआ कि जो वो एक स्टाफ आपने वहाँ बिठाया है, उस स्टाफ का काम है जो भी कस्टमर आएगा उनसे ऑर्डर लेना है और उस ऑर्डर को हेड ऑफिस को कन्वे करना है, ठीक है। ऑर्डर आया, ऑर्डर आपने लिया कि जो कस्टमर है उसे क्या क्या स्वीट्स चाहिए, क्या क्या स्नैक्स चाहिए, आपने ऑर्डर लिया और आपने अपने हेड ऑफिस को बता दिया कि ये एड्रेस, ये नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए और हेड ऑफिस अगले 45 मिनट्स टू 1 आवर में उनको डिलीवर कर देगा। तो इस तरह से आपने डिसाइड किया कि हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, छोटे लेवल पे ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है कि शॉप कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, स्केल क्या होगा, कितना माल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, अभी कोई भी आइडिया नहीं है। तो आपने ऐसे स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि 1-2 महीने के बाद, ये फर्स्ट शॉप तो चलने में लेट्स से 1-1.5 साल लग गया आपको स्टैब्लिश होने में, लेकिन नाउ आप स्टैब्लिश ब्रांड हो तो 1-2-3 महीने में आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका कौन सा ब्रांच कैसा परफॉर्म करेगा। तो लेट्स से ब्रांच ए
2-3 महीने के बाद इसमें जो ट्रेंड था, स्टार्ट किया इसने पर डे 2-4 कस्टमर से, लेकिन 3 महीने के बाद भी इसके पास डेली के 5 कस्टमर्स ही आते हैं, ओनली 5 कस्टमर इसके पास रोज के आते हैं। वेयर एज इस ब्रांच में स्टार्ट तो इसने भी 2-4 कस्टमर से ही डेली किया था, बट आज के दिन में 3-4 महीने के बाद आपके पास रोज के 50 से 60 कस्टमर्स रोज के हैं, आपके पास आने लग गए हैं। और इन केस ऑफ सी आपके पास 500 टू 600 कस्टमर्स का ट्रेंड हो जाएगा। नाउ आपने स्टार्ट सबको एक साथ किया था, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप एक लेट्स से 1 महीने के अंदर में ये ट्रेंड ऐसा ऐसा दिखता है। तो ये जो आपका बिजनेस स्टार्ट किया था आपने, बिजनेस ऑपरेशन कैसे स्टार्ट किया था कि मैं डिलीवरी करूंगा कस्टमर्स को। नाउ इन केस ऑफ ब्रांच ए इट इज स्टिल पॉसिबल, क्योंकि दिन के 5 कस्टमर ही आते हैं, उनसे आपका बंदा ऑर्डर ले लेगा, जो स्टाफ वहाँ बैठा है, और वो हेड ऑफिस को कन्वे करेगा, हेड ऑफिस वहाँ डिलीवरी करेगा। ओके, ये ऑपरेशन इस तरह से ब्रांच ए चला सकता है, क्योंकि इसका स्केल बहुत ही छोटा है। लेकिन ब्रांच बी में ये मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं चला सकते हम, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑपरेशनल हैकल्स आएगा, क्योंकि दिन के 50-60 कस्टमर को डिलीवर करना, या फिर ब्रांच सी के रिस्पेक्ट में दिन के 500 कस्टमर को डिलीवरी पहुंचाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और ये एक सेपरेट ऑपरेशन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार इन केस ऑफ ब्रांच बी एंड सी मैं डिलीवरी मॉड्यूल से बंद कर रहा हूँ। अब मुझे फेयर बिट ऑफ आइडिया मिल गया है कि मेरे ब्रांच से किस किस प्रोडक्ट का कितना कितना सेल आएगा, तो मैं वहाँ पे स्टॉक रखूँगा। मैं अपने ब्रांच मैनेजर से कहूँगा कि तुम्हें जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए तुम मुझे 1 या 2 दिन पहले एज पर कंपनी प्रैक्टिस तुम मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं वो बना के तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा तुम्हारे ब्रांच में, और तुम सेल करो। तो तुम अपना स्टॉक को एनालाइज करो ऑन अ डेली बेसिस, क्या बिकता है, कितना बिकता है, उस हिसाब से तुम हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करो। मेन जो प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हेड ऑफिस में, तुम उसे इन्फॉर्म करो। प्रोडक्शन यूनिट तुम्हारे लिए जिस डेट को तुमको जो जो क्वांटिटी चाहिए हम बना के तुम्हें भेज दिया करेंगे। तुम्हारे केस में हम डिलीवरी मॉड्यूल पे मोड पे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, और इन दिस केस हमें शॉप में अब स्टॉक रखना चाहिए। हम ऐसे स्टेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपने 3 ब्रांच स्टार्ट किया, तीनों ब्रांच ने अलग अलग तरह का आपको स्केल दिखाया, है ना। ऑपरेशन तीनों ब्रांच का अलग अलग टाइप का हो गया। इन केस ऑफ ब्रांच ए ऑपरेशन बहुत छोटा है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच बी जो है ये एक रीजनेबल साइज का स्टोर है, बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है, इसके पास सर्टन कस्टमर्स हैं, तो इसका स्केल थोड़ा सा है। और सी जो है ये बहुत काफ़ी बड़ा स्केल है, तो यहाँ पे ऑपरेशन स्टाइल डिफरेंट होगा। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ब्रांच ए के रिस्पेक्ट में ये जो एक बंदा यहाँ बैठा है, लेट हिम सिट देयर और उसे ऑर्डर लेने दो। ब्रांच बी में अब एक बंदे से काम नहीं चलेगा, तो आप कहते हो कि 1+1, एक ऑलरेडी था, मैं एक ब्रांच मैनेजर था, मैं एक बंदे को और वहाँ बिठा दूंगा, एक स्टाफ दे दूंगा, और इन 2 लोगों को ये ब्रांच को हैंडल करना है। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्रांच सी, ब्रांच मैनेजर तो आपने पहले बिठा दिया था, अब आप डिसाइड करते हो कि मैं और 4 आदमी स्टाफ वहाँ पे लगा दूंगा और मेरा ब्रांच ठीक ठाक चलेगा। और जब आप ये सब डिसाइड कर लेते हो, तब आपका अकाउंटेंट आता है जो कि हेड ऑफिस में बैठा है ना। अकाउंटेंट तो हेड ऑफिस में है। तब आपका अकाउंटेंट आपके पास आता है और कहता है कि सर मुझे 3 लोग चाहिए। क्यों चाहिए? आपने 3 नए ब्रांच ओपन किए, मुझे 3 अकाउंटेंट तो चाहिए ना, क्योंकि कल आप मेरे से बोलोगे कि मुझे मेरा इंडिविजुअल ब्रांच का सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए 3 अकाउंटेंट आप दो, मैं तीनों ब्रांच में एक एक अकाउंटेंट बिठाऊंगा, और वो लोग डेली अकाउंटिंग करेंगे, और वो आप जब भी प्रॉफिटेबिलिटी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस जब जैसा भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी जानना है मैं आपको बता सकता हूँ। हेड ऑफिस में बैठे तो मैं कर नहीं सकता, मैं तो हेड ऑफिस में बैठा हूँ, मैं यहाँ की अकाउंटिंग देख रहा हूँ। नाउ अब आपके लिए चैलेंज क्या है कि अगर आप इस ब्रांच में एक आदमी एक्स्ट्रा बिठाते हो, तो ये ब्रांच आपके लिए वाइबल नहीं होगा, क्योंकि दिन के 5 कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर 5 हैं और स्टाफ 2 है, तो कॉस्ट बेनिफिट नहीं बैठता है, दुकान से उतना सेल नहीं आएगा जितना दुकान, प्रॉफिट नहीं आएगा जितना दुकान में खर्चा हो जाएगा। तो आप उनसे कहते हो कि मैं ब्रांच ए में तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है, और ब्रांच ए में काम ही क्या है अकाउंटेंट का, सबसे पहले ये बताओ। ये बंदा सारा दिन बैठ के खाली ऑर्डर रिसीव करता है, ऑर्डर हेड ऑफिस को कम्युनिकेट करता है,
मेल पे या जैसे भी, और हेड ऑफिस जाके सेल करता है और पैसा हेड ऑफिस कलेक्ट करता है। तो इस ब्रांच में तो अकाउंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप कहते हो कि सर अकाउंटेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये आपका बंदा जो यहाँ बैठा है, ओके सेल नहीं करता, कैश नहीं आता, बट ये सर्टेन एक्सपेंसेस तो इनकर कर रहा है, रेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, छोटे छोटे खर्चे वहाँ पे आ रहे हैं, स्टाफ की सैलरी देनी है, ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे एक बंदा चाहिए। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, ऑपरेशनल चैलेंज है, बिजनेस चैलेंज है। तो आप उसे कहते हो मैं अकाउंटेंट तो नहीं दूंगा, तुम और कोई सोल्यूशन बताओ। तो आपको अकाउंटेंट सोल्यूशन देता है कि ओके सर, हम अकाउंटेंट नहीं बैठाते, आपका जो ब्रांच मैनेजर है मैं उसे एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में वो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं उससे मांगूंगा जो मुझे वो एवरी वीक सप्लाई करता जाए। वो स्टेटमेंट बना हुआ है, उस स्टेटमेंट में वो इन्फॉर्मेशन फिल करे और मुझे वो एवरी मंडे लास्ट वीक का इन्फॉर्मेशन दे दे। और वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या होगा कि जो ब्रांच मैनेजर उस ब्रांच में जो भी खर्चे कर रहा है, प्रति कैश एक्सपेंसेस हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे टेलीफोन का हो, चाहे स्टेशनरी का हो, चाहे अपने स्टाफ की सैलरी हो, जो भी छोटा मोटा खर्चा आएगा, क्योंकि ब्रांच यहाँ से सेल तो कर नहीं रहा, यहाँ तो सिर्फ एक्सपेंड ही हो रहा है, स्पेंड ही हो रहा है, ये बेसिकली एक कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर भी नहीं है। तो जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है उसका डिटेल में उससे वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे मुझे वो दे दे। मुझे अकाउंटेंट नहीं चाहिए, मैं हेड ऑफिस में उसका अकाउंटिंग कर लूंगा। ऐसे भी यहाँ अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस है, मैं एक्सपेंसेस बुक कर लूँगा सीधा। ओके। फिर ब्रांच बी के रिस्पेक्ट में, बट ब्रांच बी के रिस्पेक्ट में आपका अकाउंटेंट कहता है कि सर यहाँ पे तो आप सेल भी कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास कस्टमर हैं, यहाँ पे आपके पास 2 स्टाफ है, तो आपको मुझे तो स्टाफ देना चाहिए। लेकिन आपके लिए अगेन चैलेंज है कि यहाँ अगर आप 2 स्टाफ से ज़्यादा स्टाफ डिप्लॉय करोगे, तो अगेन ये ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं है कि ये 3 या 4 स्टाफ का कॉस्ट को बियर करे। और अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी अपने आप में कॉस्ट है ना? सारे सब्सिडरी बुक मेंटेन करो, वाउचर बनाओ, इन सारी चीज़ों। सो अकाउंटेंट होगा तो वाउचिंग है, बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, ये भी अपने आप में एक कॉस्ट होता है। तो ये सारे कॉस्ट इनकर करना इस ब्रांच के लिए वाइबल नहीं है। तो तुम मुझे दूसरा सोल्यूशन दो अकाउंटेंट के रिस्पेक्ट में। मैं तुम्हें अकाउंटेंट यहाँ भी नहीं दे सकता, ऑल्दो तुम यहाँ अकाउंटेंट तुम्हें चाहिए हो सकता है, तुम अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं अकाउंटेंट नहीं दे सकता। देन अगेन यहाँ पे भी सेम सोल्यूशन निकल के आता है कि आपका जो अकाउंटेंट है वो कहता है कि ठीक है सर, मैं यहाँ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करूँगा, मैं यहाँ जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, है ना, सब्सिडरी बुक्स, देन लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे कुछ मेंटेन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करूँगा, लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स। ओके, क्योंकि आपके लिए आपको लगता है कि कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना एक्सपेंस है, तो लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करूंगा और उससे मैं आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बता दूंगा, बशर्ते आपका जो ब्रांच मैनेजर है मुझे अगेन स्टेटमेंट फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन वीकली बेसिस पे दे। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे सेल भी हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे स्टॉक से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, और पेटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपका ब्रांच मैनेजर को आप कहो कि आप वो मुझे सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा, मैं हेड ऑफिस में इसकी अकाउंटिंग करूंगा विथ लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं मचाएंगे, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसको मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके मैं आपको पीएनएल बना के दे सकता हूँ जब भी आपको चाहिए। तो आप एग्री करते हो इस ऑप्शन से भी? देन आपका ब्रांच जो अकाउंटेंट है वो आपको ब्रांच सी के रेस्पेक्ट में भी सेम ऑप्शन करने के लिए कहता है कि सर इसमें भी सेम कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बट यहाँ पे आप उससे डिसएग्री करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन इतना बड़ा है कि आप अपने ब्रांच मैनेजर को ये स्टेटमेंट बनाने में इंगेज करना नहीं चाहते। 500-600 लोग पर डे के कस्टमर काउंट इज अ बिग कस्टमर काउंट। तो आप कहते हो कि नहीं, मैं यहाँ पे अपने ब्रांच मैनेजर को तुम्हारे काम में इंगेज नहीं करा सकता, यहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट सेल है, सफिशिएंट कस्टमर फ्लो है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर तुम एक एडिशनल मैन पावर यहाँ पे डिप्लॉय करते हो, तो तुम अपना एक अकाउंटेंट भी डिप्लॉय करो और तुम डिटेल अकाउंटिंग करो। ठीक है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल सब कुछ बनाओ। यहाँ पे मैं तुम्हें एक अकाउंटेंट देता हूँ। यहाँ पे अकाउंटेंट की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि दिन के 500 कस्टमर आ रहे हैं, 600 कस्टमर आ रहे हैं, तो कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे सेपरेट बंदा चाहिए। तो मैं तुम्हें यहाँ तो दूंगा, लेकिन इन 2 केसेस में नहीं दे रहा हूँ, तुम मुझे पीएनएल लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करके दे दो। तो इस तरह से एक कंपनी या कोई भी बिजनेस ये डिसाइड करेगा कि कौन से ब्रांच में वो क्या रिसोर्स डिप्लॉय करेगा। नाउ अब
ये जो ब्रांच ए है और ये जो ब्रांच बी है, ये दोनों डिपेंडेंट ब्रांच है। क्यों? क्योंकि इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ही नहीं, ये कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे, सारा अकाउंटिंग एंट्री हेड ऑफिस में होगा। वेयर ब्रांच सी जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि वो अपना सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेगा। ओके, तो दिस इज हाउ कोई भी बिजनेस डिसाइड करेगा कि उसे डिपेंडेंट ब्रांच, कौन से ब्रांच को डिपेंडेंट रखना है, कौन से ब्रांच को इंडिपेंडेंट रखना है। अगेन, ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक सर्विस ब्रांच होगा और दूसरा रिटेल ब्रांच होगा। अब सर्विस ब्रांच क्या हो गया? सर्विस ब्रांच वो ब्रांच है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेगा, यहाँ से कोई सेलिंग एक्टिविटी अंडरटेक नहीं होगी। लाइक ब्रांच ए जो सारा ऑर्डर रिसीव करेगा, हेड ऑफिस को देगा, सेल हेड ऑफिस करेगा। वेयर एज रिटेल ब्रांच वो ब्रांच है जो कि सेल करेगा। सो डिपेंडेंट ब्रांच सर्विस भी हो सकता है, रिटेल भी हो सकता है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच तो रिटेल ही होगा, है ना। तो डिपेंडेंट ब्रांच दो तरह का हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट ब्रांच अगेन रिटेल ब्रांच ही होता है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग एक्टिविटी भी अंडरटेक होने हैं। ओके, सो दिस इज हाउ बिजनेस डिसाइड कौन सा ब्रांच को डिपेंडेंट ट्रीट करने का है, कौन सा ब्रांच को इंडिपेंडेंट ट्रीट करने का है। थोड़ा सा हमने ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से आप डिसाइड करोगे बिजनेस। अब क्वेश्चन आता है कि अब ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि अब आपको लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना है। सो इन केस ऑफ ब्रांच सी, ये तो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, यहाँ तो कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होगा, नो प्रॉब्लम। इन केस ऑफ ब्रांच ए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो चार खर्चे आएंगे, वो हेड ऑफिस में इजीली रिकॉर्ड हो जाएगा। चैलेंज है आपके लिए ब्रांच बी, जहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट करना है, बट विथ लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट बेसिकली रिटेल ब्रांच, जहाँ पे आपको लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करके प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, तो इसके लिए थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट इज डेटर्स मेथड, सेकंड इज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, एंड थर्ड इज फाइनल अकाउंट्स मेथड। ओके, ये तीन मेथड से आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ब्रांच का। ओके, डिपेंडेंट ब्रांच का, जहां पे आपको लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे डेटर्स मेथड। बिफोर वी गो इनटू अकाउंटिंग, लेट अस गो थ्रू कि एक ब्रांच से क्या क्या ऑपरेशन होगा। लेट्स से आपने ब्रांच बी जो ओपन किया, जहाँ पे दिन के 50-60 कस्टमर आते हैं, वो ब्रांच क्या क्या ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन मीन्स क्या क्या एक्टिविटी अंडरटेक करेगा। सबसे पहले ब्रांच विल रिक्वेस्ट स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस, है ना। जो भी स्वीट्स या स्नैक्स उसे बेचना है, वो हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करेगा। हेड ऑफिस विल सेंड द स्टॉक, हेड ऑफिस स्टॉक भेजेगा। तीसरा, ब्रांच विल सेल द स्टॉक, ब्रांच स्टॉक को बेचेगा। कैश में बेचेगा, क्रेडिट में बेचेगा, ये कंपनी पॉलिसी है, बट स्टॉक तो बेचेगा। और जो भी पैसा आएगा हेड ऑफिस को रेमिट करेगा, है ना, डेली बेसिस पे या एवरी 2 डेज, या जो भी हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच के रेस्पेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन भी हेड ऑफिस का ही है ना। तो स्टॉक जाएगा, स्टॉक को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा, कितने दिनों के अंदर में वो पैसा हेड ऑफिस में आ जाना चाहिए, हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए, या हेड ऑफिस भिजवा देना है, जो भी ऑपरेशन होगा ये होगा। इसके अलावा ब्रांच और क्या करेगा? ब्रांच विल
incurs some sundry expenses, है ना, एंड अगेन जो भी सेल करके जो पैसा आएगा ब्रांच को उसे हेड ऑफिस को भेज देना है, तो ब्रांच के पास तो पैसा है नहीं कि वो सन्ड्री एक्सपेंसेस को मीट करे. अगेन इट विल रिक्वेस्ट हेड ऑफिस फॉर फंड टू मीट sundry expenses, or head office will send the fund, है ना. ये तीन एक तरह की एक्टिविटी हो गई. ब्रांच के पास कुछ एक्सपेंसेस है, उसको सैलरी देना है, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस देना है, उसको सारे कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टेलीफोन है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, इस तरह के एक्सपेंसेस है. वो एक्सपेंसेस इनकर तो करेगा ब्रांच, लेकिन उसको मीट करने के लिए, उसको उसके बिल का पेमेंट करने के लिए ब्रांच के पास पैसा नहीं है, क्योंकि ब्रांच के पास जो भी सेल्स से पैसा आता है वो हेड ऑफिस को चला जाता है. तो ब्रांच फंड के लिए रिक्वेस्ट करेगा, हेड ऑफिस फंड भेजेगा. ये हो गया नॉन स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में. और स्टॉक से रिलेटेड कि ब्रांच स्टॉक का रिक्वेस्ट करेगा, हेड ऑफिस स्टॉक भेजेगा, ब्रांच स्टॉक को बेचेगा और बेच के जो पैसा आएगा वो हेड ऑफिस को भेज देगा. सो ये किसी भी ब्रांच में ये नॉर्मल ऑपरेशन है. इसके अलावा एक तो और ऑपरेशन हो सकता है कि ब्रांच को ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी ब्रांच को रखने चाहिए, लेकिन हेड ऑफिस वो बनाता नहीं है. तो हो सकता है कि ब्रांच फॉर एग्जांपल आपके स्वीट शॉप में आपका मैनेजर आपको सजेस्ट करता है कि सर हम लोग स्वीट्स रखते हैं, स्नैक्स रखते हैं, हम लोग चॉकलेट नहीं रखते हैं. ना कस्टमर आते हैं बच्चों के साथ, अगर हम चॉकलेट रखेंगे तो चॉकलेट से भी सेल हमें मिलेगा, लेकिन हम चॉकलेट बनाते नहीं हैं, लेट्स से डेयरी मिल्क रखना है. तो आप क्या कहोगे अपने ब्रांच मैनेजर को, ओके तुम किसी वेंडर को फिक्स करो, किसी शॉप को फिक्स करो और उससे क्वांटिटी में तुम डेयरी मिल्क खरीदो और तुम अपने पास रखो, तुम अपना लोकल परचेस करो, तुम्हें कितना रिक्वायरमेंट है तुम उसके बेस पर. इसमें हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन हिसाब हमें देते रहना कितना हम हमसे तुम अगेन वो उस परचेस के लिए भी तुम मुझे रिक्वेस्ट करोगे, इसी इसी कैटेगरी में मैं तुम्हें फंड भेजूंगा और तुम उसको पेमेंट करोगे. एक एक्टिविटी ये भी हो सकता है इन एडिशन टू ये सारे एक्टिविटी. तो पहले हम लोग बेसिक एक्टिविटी देखते हैं. तो ये एक बेसिक ऑपरेशन होगा ब्रांच का. नाउ जब ब्रांच हेड ऑफिस से स्टॉक का रिक्वेस्ट करेगा और हेड ऑफिस वो स्टॉक ब्रांच को भेजेगा, तो हेड ऑफिस के पास ये ऑप्शन है कि वो क्या प्राइस पे हेड ऑफिस ब्रांच को स्टॉक भेजेगा. ऑब्वियसली वो एक डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा. स्टॉक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में लेट से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है. तो ब्रांच 2 दिन पहले ब्रांच ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 2 दिन के बाद ये सारा स्टॉक, ये सर आइटम ए बी सी डी मुझे चाहिए, ए बी सी डी ये 4 आइटम चाहिए, इसके 10 पीस चाहिए, इसके 15 पीस चाहिए, इसके 20 चाहिए, इसके 25 चाहिए. ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट ब्रांच भेजेगा. हेड ऑफिस क्या करेगा, जब वो स्टॉक भेजेगा तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी भेजेगा ना एज ए प्रूफ, सो दैट कि स्टॉक जा रहा है और ब्रांच उसे रिसीव करके कंफर्म करेगा कि हाँ हमने स्टॉक रिसीव कर लिया. डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है. हम लोग इसको नॉर्मली अपने टर्म में इसे कहते हैं एक स्टॉक ट्रांसफर नोट बनेगा, है ना, उसके थ्रू से ये ट्रांसफर होगा ना. जब ये ट्रांसफर होगा तो क्वांटिटी वगैरह तो एज पर ब्रांच रिक्वेस्ट है. इस स्टॉक ट्रांसफर नोट में इंफॉर्मेशन क्या होगा, हेड ऑफिस से किस डेट को कितना स्टॉक जा रहा है, कौन से ब्रांच को जा रहा है, किस कौन कौन सा आइटम जा रहा है, किस रेट क्वांटिटी में जा रहा है. वेर एज व्हेन इट कम्स टू रेट, किस रेट पे जा रहा है, तो हेड ऑफिस के पास ऑप्शन है. हेड ऑफिस के पास ऑप्शन है इन केस ऑफ डेटर्स मेथड कि वो इस स्टॉक को या तो कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करे और या तो फिर लोडेड प्राइस पे, जिसको कि हम आप बोल सकते हैं चाहे तो वो एक ट्रांसफर प्राइस पे सेल करे या फिर एक सेलिंग प्राइस पे सेल करे, कोई भी प्राइस पे, बट कॉस्ट प्राइस से ऊपर का प्राइस होगा. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, ये प्राइस, ये सेलिंग प्राइस या लोडेड प्राइस जो भी आप इसे कहें, इनवॉइस प्राइस या जो प्राइस कहें, ये क्यों कंपनीज हेड ऑफिसेस क्यों इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है. अगर हेड ऑफिस को अपना प्रॉफिटेबिलिटी शेयर नहीं करना है एम्प्लॉय के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं स्टॉक और ट्रांसफर नोट में कॉस्ट लिखा हुआ है, तो जो आपका ब्रांच का मैनेजर होगा उसे पता होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, और सेलिंग प्राइस तो उसे पता ही है क्योंकि सेलिंग प्राइस तो फिक्स है, अपने हेड ऑफिस ने फिक्स कर दिया कि लेट्स से रसगुल्ला बेचना है तो रसगुल्ला का प्राइस तो आपने सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया कि एक पीस 10 रुपए का बेचना है. अगर ब्रांच मैनेजर को कॉस्ट पता चल जाए कि एक पीस का 3 रुपए 7 रुपए का कॉस्ट है, तो उसे ये इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होगा कि एक रसगुल्ले से 3 रुपए की का ग्रॉस प्रॉफिट है. नॉर्मली कंपनीज ये इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर नहीं करना चाहती, नॉट किसी के साथ नहीं,
लोअर लेवल पे शेयर नहीं करेगी, ओनली टॉप लेवल के लोगों को पता होता है। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस मालिक को पता होता है, मालिक और किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। तो देन कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज कॉस्ट पे ना सेल ट्रांसफर करके लोडेड प्राइस पे, ट्रांसफर प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे, किसी प्राइस पे ट्रांसफर करेगी। तो इन हम जब अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट मेथड में कैसे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना है और इनवॉइस प्राइस मेथड में किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना है। अब हम लोग आते हैं कि पहले देखते हैं डेटर्स मेथड एट कॉस्ट, जब हेड ऑफिस कॉस्ट में स्टॉक ट्रांसफर कर रही है। ओके, लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। इन दिस केस हेड ऑफिस क्या करेगी, हेड ब्रांच को तो अकाउंटिंग करना ही नहीं, क्योंकि ब्रांच मैनेजर सिर्फ एक स्टेटमेंट में एक रजिस्टर होगा या एक फॉर्म होगा, टेम्पलेट होगा, जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन के कॉलम्स होंगे, ब्रांच मैनेजर उस इन्फॉर्मेशन को फिलअप करेगा और वीकली बेसिस पे हेड ऑफिस को वो स्टेटमेंट भेजता रहेगा। वो स्टेटमेंट होगा, उसमें कोई अकाउंटिंग नहीं हो रहा है, और उस स्टेटमेंट के बेस पे हेड ऑफिस अकाउंटिंग करेगी। डेटर्स मेथड में हेड ऑफिस क्या करेगी, वो कुछ भी मेंटेन नहीं करेगी, वो सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करेगी, लेजर ब्रांच बी अकाउंट। बस एक अकाउंट मेंटेन करेगी, ब्रांच बी अकाउंट, और इससे ही वो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेगी अपने ब्रांच का। अब किस तरह से कैलकुलेट करेगी, तो जब हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच बी अकाउंट ओपन करेगी ना, तो इस ब्रांच बी को हेड ऑफिस अपने बुक्स में एज डेटर्स ट्रीट करेगी। ओके, सिंपल है। अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में पास हो रहा है, ब्रांच कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करेगा। और हेड ऑफिस अपने बुक्स में जो डेटर अकाउंट ब्रांच अकाउंट ओपन करेगी, उसमें ब्रांच का जो नेचर होगा एज इट इज अ डेटर्स। तो आप सारा ट्रांजैक्शन को इस अजम्पशन से करो कि आप अपने डेटर्स के साथ डील कर रहे हो, ये सोच के आपको अकाउंटिंग एंट्री करना है। तो हम लोग देखते हैं इस लेजर में क्या क्या एंट्री आएगा। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग डेट को लेट्स से 21, ओके, टू बैलेंस बीटी, और ब्रांच के जितने भी एसेट हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हम यहां डालेंगे। फॉर एग्जांपल कैश ओपनिंग, पेटी कैश ओपनिंग, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डाल दिया आपने, डेटर्स ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, फिक्स्ड एसेट कुछ है ब्रांच में उसका भी ओपनिंग। सिमिलरली यहाँ पे जब आपने ओपनिंग डाल दिया तो यहाँ पे हम उसका क्लोजिंग भी उन्हीं सारे एसेट का डाल देंगे। तो आपने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी डाल दिया और क्लोजिंग स्टॉक भी डाल क्रेडिट कर दिया ब्रांच को। सिमिलरली अगर कोई लाइबिलिटी है, हाँ, इसका डेट क्या होगा, ठीक है, क्लोजिंग डेट। अगर कोई लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस, तो है ना, बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस डाल दो इधर आप, और अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस है तो आप इधर डाल दो। ये हो गया लाइबिलिटी। जिस तरह से एसेट का डेबिट किया, लाइबिलिटी का आप क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। ये आपने क्या किया, आपने एसेट और लाइबिलिटी का टेक केयर कर लिया। अब ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन
ब्रांच स्टॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगा और हेड ऑफिस स्टॉक भेजेगा। जब हेड ऑफिस स्टॉक भेजेगा तो हेड ऑफिस क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा, जिस डेट को भी भेजेगा, जिस जिस डेट को भेजेगा हेड ऑफिस भेजेगा। हेड ऑफिस ब्रांच को क्या ट्रीट करेगा, डेटर्स ट्रीट करेगा। तो जब एज इफ उसने स्टॉक सेल किया इस तरह से ट्रीट करेगा। सेल तो नहीं किया, स्टॉक ट्रांसफर किया, लेकिन एज इफ ब्रांच को दिया तो ब्रांच डेटर है, तो वो क्या एंट्री करेगा, टू हेड ऑफिस एंट्री करेगा ब्रांच बी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस का प्रोडक्शन स्टॉक है वो। तो यहाँ पे हम स्टॉक अकाउंट नहीं लिख करके हम उसे लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, जितने वैल्यू का माल बेचा ब्रांच को आपने एंट्री कर दिया। ठीक है, सॉरी इसे यहाँ नहीं करके ऊपर करते हैं लोग। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहाँ पे हम स्टॉक नहीं लिखते, उसे लिखते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब लेट से आपने 5 आइटम जो ब्रांच ने आपसे मांगा था ए बी सी, यहाँ पे हमने देखा कि ब्रांच ने कुछ 5 आइटम मांगा था, अलग अलग रेट से मांगा था, अलग अलग क्वांटिटी मांगा था, आपने ब्रांच को भेज दिया। जब ब्रांच में वो प्रोडक्ट पहुंचा और उसके पास वो डॉक्यूमेंट आया, तो उसने एक एक आइटम को चेक किया कि डॉक्यूमेंट में स्टॉक ट्रांसफर नोट में कितना क्वांटिटी लिखा है और फिजिकली उसे कितना क्वांटिटी मिला, है ना। जब वो क्रॉस चेक कर रहा था तो उसे दिखा कि इस आइटम में 25 की जगह 23 पीसी स्टॉक मिला, या फिर 23 गुड स्टॉक मिला, 2 डैमेज स्टॉक है जो कि बिकेगा नहीं, तो ब्रांच उसे नहीं लेगा, ब्रांच उसे वापस कर देगा। तो जब स्टॉक रिटर्न करेगा ब्रांच, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, बाई गुड्स एंड टू ब्रांच, है ना। इसका रिवर्सल है, यहाँ ब्रांच को डेबिट किया था, अभी ब्रांच को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक वापस हेड ऑफिस में आ गया। हेड ऑफिस एंट्री करेगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो स्टॉक की जगह पे हम लोग लिखते हैं टू गुड्स एंड टू ब्रांच, कर दिया। तो अब हमने जो ऑपरेशंस में लिखा ये वाला पार्ट हमने देख लिया, गुड्स भेज का रिक्वेस्ट आया, हेड ऑफिस ने गुड्स भेज दिया, इसका तो कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, ये तो जस्ट रिक्वेस्ट है, ये अकाउंटिंग एंट्री हमने पास कर दिया। अब ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच उसे सेल करेगा। अब ब्रांच उसे जब सेल करेगा तो सेल करके ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को कैश रेमिट करेगा, है ना। तो हेड ऑफिस जो ब्रांच अपने बुक्स में तो कोई एंट्री करेगा नहीं, हेड ऑफिस को क्या मिलेगा, हेड ऑफिस को कैश मिलेगा, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट बाई कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी होगा ये कैश सेल्स का अमाउंट होगा, जो कैश सेल्स करके पैसा आया। सिमिलरली अगर ब्रांच को क्रेडिट सेल करने का परमिशन है और क्रेडिट सेल पिछले साल में या जब भी किया था और डेटर से कलेक्शन हो रहा है पिछले पीरियड का या सेम पीरियड का, जो भी कलेक्शन हो रहा है ब्रांच को, ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच उस कलेक्शन को हेड ऑफिस को भेज देगा। अगेन हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, सो कैश ऑब्लिक बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अगर आपने क्रेडिट सेल किया है तो ये दोनों एंट्री भी यहाँ पे आ गए। तो अब क्या बचा, आपने कैश रिमिट कर दिया हेड ऑफिस को, अब आता है पेटी एक्सपेंसेस। अब आप हेड ऑफिस ब्रांच ने को नेक्स्ट वीक सैलरी पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, बहुत सारे पेमेंट करने हैं और उसका सर्टन रिक्वायरमेंट है, तो ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इतना सैलरी के लिए चाहिए, इतना रेंट के लिए चाहिए, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए चाहिए, इतना अमाउंट टेलीफोन बिल पेमेंट करने के लिए चाहिए, और हेड ऑफिस क्या करेगा, उस पैसे को रेमिट करेगा। तो जब पैसा रेमिट करेगा हेड ऑफिस ब्रांच को, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो भी होगा इन सब के लिए हो गया। इतना ही ट्रांजैक्शन ब्रांच में होना है। इसके बाद इस लेजर का जो भी बैलेंस होगा, ओके, वो बैलेंस आपको बताएगा प्रॉफिट या लॉस। बस एक अकाउंट मेंटेन करके हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया ब्रांच। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे प्रॉफिट
ये प्रॉफिट सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने तो फाइनल अकाउंट्स में सीखा था कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है ये। कैसे है अभी हम लोग उसको देखते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। उसमें हम क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया यहाँ पे, है ना। परचेजेस डालते थे, तो ब्रांच के लिए, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स एंड टू ब्रांचेस परचेज है। अगर परचेज रिटर्न हुआ तो यहाँ पे वो एंट्री आ गया। ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग, लेस सेल्स, यही होता था ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं क्वेश्चन कि सेल्स कहाँ है। तो कैश सेल्स का तो पैसा हमने बैंक को, ब्रांच ने एज इट इज रिमिट कर दिया, तो कैश सेल्स तो एज इट इज आ गया। बट सेल्स इंक्लूड कैश एंड क्रेडिट, जबकि यहाँ पे हमने कलेक्शन का पैसा दिया है, सेल का पैसा नहीं दिया है। तो क्रेडिट सेल यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो सिंगल एंट्री में बनाते थे मेमोरेंडम अकाउंट, एक डेटर अकाउंट हम लोग देखते हैं। डेटर अकाउंट में क्या होता है, एक टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल आप करोगे तो क्या एंट्री करोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू क्रेडिट सेल्स। ठीक है। डेटर से जब पैसा आएगा आपको तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बाई बैंक। अगर कुछ बैड डेट हो गया तो बाई बैड डेट। अगर कुछ डिस्काउंट आपने दिया एंड देन बाई जो बच गया वो बैलेंस सीडी। यही है डेटर्स अकाउंट। फॉर द टाइम बिंग हम लोग इस ट्रांजैक्शन को और इस दो ट्रांजैक्शन को भूल जाते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो डेटर्स से जो पैसा आया और क्लोजिंग डेटर्स को अगर हम ऐड कर दें, ये दोनों मिला के ही क्रेडिट सेल है ना। क्रेडिट सेल किया आपने 1000 दिनार का, 1000 रुपए का, और कलेक्शन आया 900 रुपए का, तो क्लोजिंग डेटर्स कितना होगा, 100 रुपए। तो 900 प्लस 100 विल गिव यू क्रेडिट सेल्स का फिगर। यहाँ आपने क्या किया है, आपने क्लोजिंग डेटर्स रख लिया और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स रख लिया, तो दैट मीन्स इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपका क्रेडिट सेल्स आ गया। तो कैश सेल्स आपने यहाँ ले लिया, क्रेडिट सेल्स आपने यहाँ ले लिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था वो तो आपने ले ही लिया है सारा कुछ इस अकाउंट में। ठीक है। उसके अलावा आते हैं, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग आते हैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं इनडायरेक्ट इनकम और लेस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन, ये सारे चीज़ ऐड करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ पे आपने डेबिट ऑलरेडी कर दिया है, सैलरी के नाम पे, एक्सपेंसेस के नाम पे सारा कुछ डेबिट कर दिया है। डेप्रिसिएशन, आपने एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिया और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिया, तो जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन है, वो ऑलरेडी डेबिट हो गया। मतलब एसेट का ओपनिंग बैलेंस 100 है, क्लोजिंग बैलेंस 95 है, तो 5 रुपए का डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गया ऑटोमेटिक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस पीएनएल में चार्ज हो गया। तो पीएनएल से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो पेटी कैश आपने दिया था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश है, तो डिफरेंस जो होगा वो अगर कोई एक्सपेंसेस है जो कि यहाँ पे नहीं कैप्चर हुआ, वो भी ऑटोमेटिक कैप्चर हो गया डिफरेंस के कारण। सो पीएनएल से रिलेटेड, पीएनएल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाने में करते थे, वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे हैं। द थिंग इज एक डिफरेंट फॉर्मेट में है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आप इस ब्रांच को डिपेंडेंट ब्रांच ट्रीट करते हो और आप यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना चाहते। इस छोटे से ब्रांच के लिए आपको बैलेंस शीट बनाने का, लेजर अकाउंट मेंटेन करने का, मल्टीपल लेजर अकाउंट मेंटेन करने का आप लफड़ा नहीं लेना चाहते। आप लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, नो ट्रायल, नो पीएनएल, नथिंग, एक ब्रांच अकाउंट, इससे ही आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक। तो ये हो गया डेटर्स मेथड में अगर आप कॉस्ट में ट्रांसफर कर रहे हो तो। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कॉस्ट में ना करके ट्रांसफर प्राइस पे कर रहा हूँ, ट्रांसफर प्राइस मीन्स
सेलिंग प्राइस हो सकता है या कॉस्ट प्लस सर्टेन। लेट्स से कॉस्ट अगर 100 है तो मैं 20% ऐड करूंगा, मैं 120 रुपीज में स्टॉक को भेजूंगा। तो उसमें भी सारे एंट्री वैसे ही होने हैं जो कि हमने ऊपर में हम लोगों ने देखा। एक एडिशनल, दो एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री होगी, ठीक है। वो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, जो सेलिंग प्राइस यानी जो ट्रांसफर प्राइस होगा, जिस प्राइस पे आपने ब्रांच को भेजा, और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो भी अमाउंट होगा उसका आपको एक एडिशनल एंट्री पास करना होगा स्टॉक रिजर्व में। सो हम लोग सेम ऊपर एंट्री जो देखा उसको हम लोग नीचे प्लॉट करते हैं, लेकिन ओनली स्टॉक रिलेटेड एंट्री। तो आपने ब्रांच में डेबिट टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक का बैलेंस बीडी की हम लोग बात करेंगे, डेटर्स वगैरह तो ऑलरेडी चला गया। उसके बाद स्टॉक से रिलेटेड क्या एंट्री था, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्रेडिट साइड में एंट्री क्या था, बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, एंड बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो ब्रांच ने रिटर्न किया हेड ऑफिस को। यही चार है स्टॉक रिलेटेड एंट्री। तो हम जब सेलिंग प्राइस पे माल भेज रहे हैं तो ब्रांच क्या करेगी, सॉरी हेड ऑफिस क्या करेगी, ईयर एंड में ब्रांच से रिलेटेड एक एडिशनल एंट्री पास करेगी, यहाँ पे करेगी बाय स्टॉक रिजर्व, ओके, क्रेडिट साइड में। और ये जो ओपनिंग बैलेंस था, इसका डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस यहां डाल देगी। और सिमिलरली गुड्स, इसका सेंट टू ब्रांच, इसका भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस यहां डाल देगी। सिमिलरली यहां भी स्टॉक रिजर्व आएगा और क्लोजिंग स्टॉक, और ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यहां पे डाल दिया। बस ये दो एडिशनल एंट्री ब्रांच अकाउंट में डालना होगा। हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एंट्री करेगी जब स्टॉक ब्रांच को भेजा जा रहा है एट लोडेड प्राइस, चाहे वो सेलिंग प्राइस हो, उसे किसी तरह से भी कंपनी बोले, ट्रांसफर प्राइस बोले, लिस्ट प्राइस बोले, होलसेल प्राइस बोले, वॉट प्राइस जो भी बोले, लेकिन वो कॉस्ट से ऊपर का प्राइस है। तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, और उसे हमें ट्रांसफर कर देना है स्टॉक रिजर्व में, ठीक है। बस ये एक एडिशनल एंट्री पास करेंगे, और जो भी डिफरेंस अगेन ब्रांच अकाउंट का आएगा वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएगा। सो ये हो गया डेटर्स मेथड, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया डेटर्स मेथड। नाउ डेटर्स मेथड में इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम, अगर कॉस्ट पे भेजा तो, और अगर सेलिंग प्राइस पे भेजा तो। नाउ सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी हम लोग वो देखते हैं। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसा होता था हमारा जो हमें याद होगा आपको, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और उसकी एंट्री कैसे करेंगे। पहला पहला तो क्रेडिट सेल ही हो गया। तो क्रेडिट सेल तो मैंने समझा दिया ऊपर आपको कि हाउ क्रेडिट सेल इज टेकन केयर, क्योंकि आपने क्लोजिंग डेटर्स दिखाया है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिखा दिया, तो क्रेडिट सेल ऑटोमेटिकली आ गया। तो अलग से क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अगेन ये सारे इंफॉर्मेशन, उसके बाद बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, है ना, डेटर्स को अगर पेमेंट पे डिस्काउंट, ये सारे ट्रांजैक्शन को ब्रांच अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेपरेट डेटर्स अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि हमें लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना है। तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही जब कैलकुलेट करेंगे, जब क्लोजिंग डेटर्स का कैलकुलेशन होगा, तो ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी आपने डिडक्ट किया होगा, तभी आपका क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट होगा, है ना। आपने क्रेडिट सेल की एंट्री की होगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री की होगी, बैड डेट किया होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपने किया, डिस्काउंट अलाउड किया, देन ओनली क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट हो रहा होगा। क्योंकि क्लोजिंग डेटर्स के फिगर में ये सारे ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी इंक्लूड इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, तो आपको हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच अकाउंट में सेपरेटली इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ एंट्री नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लिया था और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स को क्रेडिट किया, डिफरेंस ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन हो गया। सिमिलरली पेटी एक्सपेंसेस के केस में भी हमने ओपनिंग पेटी एक्सपेंसेस दिया था और क्लोजिंग पेटी एक्सपेंसेस दिया था। क्लोजिंग पेटी एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा? क्लोजिंग पेटी एक्सपेंसेस ओपनिंग निकलेगा। ओपनिंग पेटी एक्सपेंसेस कितना हेड ऑफिस ने उसको ट्रांसफर किया होगा, कितना उसने खर्चा कर दिया, उसके बाद ही क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस आ गया तो जो भी अदर एक्सपेंसेस है पेटी एक्सपेंसेस वो ऑलरेडी टेकन केयर हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस में ही। ठीक है। सिमिलरली एक एंट्री आएगा शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, पिल्फरेज वगैरह, है ना, या फिर सरप्लस ऑफ स्टॉक। इसकी भी एंट्री हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगेन हमने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लिया और क्लोजिंग लिया। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एनी शॉर्टेज क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी एडजस्ट होके आ चुका है, उसको दोबारा हम माइनस नहीं कर सकते। क्लोजिंग स्टॉक जो कैलकुलेट हुआ होगा वो शॉर्टेज के बाद ही कैलकुलेट हुआ होगा, या फिर सरप्लस लेने के बाद कैलकुलेट हुआ होगा, है ना, उसमें ऐड ऑलरेडी नंबर वो ऐड किया हुआ है। इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक का फिगर लेते हैं, ना कि शॉर्टेज को अलग से दिखाते हैं। ठीक है। अगर ब्रांच कुछ परचेस कर रहा है अगेन, तो जैसे क्या हमने डेयरी मिल्क का एग्जांपल देखा कि ब्रांच को अगर कुछ परचेस करना है तो वो परचेस भी, ये जो रेमिटेंस है यहाँ पे वो ऑलरेडी बैठा रहेगा इससे एक्सपेंसेस में, तो इसके लिए सेपरेटली उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी एंट्रीज कुछ ट्रांजेक्शन आपके दिमाग में आएंगे या फिर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, लेकिन उसे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि और ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जब आपको दिया हुआ है तो ये आपको मान के चलना है कि उससे एनी सरप्लस और शॉर्टेज एडजस्ट करने के बाद ही दिया हुआ है। अगर आपका डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो आफ्टर बैड डेट, आफ्टर डिस्काउंट अलाउड, आफ्टर कलेक्शन, आफ्टर सेल्स रिटर्न, है ना, सारे कुछ होने के बाद ही दिया हुआ है। इसलिए ये सारे इंफॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में रह सकते हैं, क्वेश्चन में रह सकते हैं, आपको सिंपली इग्नोर करना है। तो ये था अपना डेटर्स मेथड। आज हम लोगों ने डेटर्स मेथड देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड देखेंगे। थोड़ा सा लेंदी है वो, और उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ लेजर्स और मेंटेन करना पड़ता है हमें, इसलिए वो थोड़ा लेंदी होगा और कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।